एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आईबीटी गुरुग्राम प्लेटफॉर्म पे बच्चों। तो आज की क्लास में हम वॉइस का पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने बात किया बेसिक फाउंडेशन, पार्ट 2 में हमने बात किया रूल्स को लेके जो टेंस वगैरह की थी, और पार्ट 3 में बात करेंगे थोड़ा उससे एडवांस के ऊपर। ठीक है बच्चों? हाँ, अगर हम वॉइस की बात करें तो मैं आपके लिए यहाँ पे 2-3 सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, अब बताना सर। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, नैना डेकोरेटेड द पार्क। दूसरा बॉस लिखा हमने, कीर्ति went to park। तीसरा मैंने लिखा, she has a car। फोर्थ हमने लिखा यहाँ पे, she became a doctor। और पांचवा हमने लिखा, she is a innocent player। So there are 5 questions you have to do. What you have to change these 5 sentences into passive voice if it is possible। अगर possible है तो इनको चेंज करिए, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है तो बताइए क्या रीजन है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को पॉज कर लेना, आराम से इसको सॉल्व करना। ठीक, चलिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर ये दिमाग में लेके चलते हैं कि जब भी सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दो, V3 लगा दो, पैसिव वॉइस बन गया। नहीं सर, हर बार हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करते हैं, हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो यही समझना है इस वीडियो में बच्चों, किन किन सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं और किन के नहीं बनते। देखो ध्यान रखना बच्चों, जो पैसिव वॉइस है, ये जो पूरा वॉइस अगर हम समझे बच्चों, तो पूरा वॉइस किस पर था? प्रायोरिटी पे था। किस पर था बच्चों? पूरा वॉइस बच्चों जो हमारा है ये पूरा प्रायोरिटी पर बेस्ड है। किससे बेटा? हाँ, पूरा जो वॉइस का बच्चों फंडामेंटल है वो प्रायोरिटी पर बेस्ड है। काम को करने वाला या काम का होना, दोनों में एक चीज है कॉमन, काम, एक्शन। अगर एक्शन होगा तो एक्शन किसी पर तो होना चाहिए, अगर एक्शन किसी पर होगा तो ही वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कहने का मतलब अगर मैं तुम्हें इसको इन शॉर्ट समझाऊं, यहाँ पर गेम है सर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। किसका बच्चों? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। तो समझते हैं ये होता है क्या। देखो बेटे, सबसे पहले ध्यान रखना, ठीक है बॉस? हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब जो आपने कहा ध्यान से समझना, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको समझने का सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास ये है सर, ट्रांस वर्ड जैसी आपको दिखाई दिया, ट्रांस से जुड़े हुए जितने भी वर्ड होते हैं, ट्रांसपेज है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसलेशन है, और ट्रांसजेंडर है, ट्रांसफर है, ठीक है, इसमें कुछ मूव और शिफ्ट होने की बात हो रही है। क्या बच्चों? कुछ मूव या शिफ्ट होने की बात कर रही है। तो इसमें क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब में बच्चों? क्या होता है ध्यान देना, ट्रांजिटिव वर्ब में बच्चों होता क्या है कि जो एक्शन है वो किसी पर मूव करेगा, शिफ्ट करेगा, मतलब उसके पास ऑब्जेक्ट होगा whom या what। क्या मैंने कहा बच्चों? उसके पास ऑब्जेक्ट होगा whom या what। whom को बच्चों हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और what को हम कहते हैं बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब की सबसे बड़ी खासियत बच्चों यही है कि उसके पास ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा वही बच्चों सब्जेक्ट बनेगा। बात समझ में आ रही है? और ऑब्जेक्ट बच्चों याद रखना नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, whom या what। क्या मैंने कहा सर? ऑब्जेक्ट हमेशा हमारे पास क्या होते हैं? दो ही होते हैं, whom या what, वो नाउन या प्रोनाउन होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? बट ऑन द अदर हमारे पास यहाँ पे बच्चों इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, यहाँ पे हमें नाउन नहीं मिलता है, नाउन नहीं मिलता है, या हमें देखने को मिल सकता है एडवर्ब। क्या मिल सकता है बच्चों? एडवर्ब। और एडवर्ब की बात अगर करें समझने की बात कॉम्पिटिशन लेवल पे, तो व्हेन, वेयर, हाउ और वाई, ये बच्चों होते हैं हमारे पास एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हाँ, तो अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद व्हाट, हु और whom, हम जो समझते हैं नाउन होते हैं, और हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो whom और व्हाट चाहिए। whom और व्हाट बेटा याद रखना हमेशा नाउन होते हैं, अगर नाउन होगा तो ही वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेहतर समझ में आपको आएगा।
हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ये रहा बच्चों। इस क्वेश्चन को देखा जाए, डेकोरेटेड एक वर्ब है और डेकोरेट किसे किया सर, डेकोरेटेड व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई जैसे ही आया ये नाउन हुआ और ये बेटा सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है। क्या बच्चों, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे आ सकता है। क्यों पता है किसी को, क्योंकि बच्चों among the all 8 part of speech only noun and pronoun they can be they can be used as a object or subject। getting my point। पूरे 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से सिर्फ हमारे पास दो ही ऐसे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन और प्रोनाउन बच्चों, जो सब्जेक्ट बनने की अकेले काबिलियत रखते हैं। इनको छोड़कर एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन ये कोई भी अकेले सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। क्या मैंने कहा बॉस, फिर सुन लो, नाउन और प्रोनाउन ही इकलौते ऐसे हैं दो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्से हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं अकेले। इनको छोड़ के कोई भी अकेला सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे ये बच्चों व्हाट का रिप्लाई है तो हमारे पास आ गया और आंसर आया द पार्क वाज डेकोरेटेड बाय नैना। ये आंसर ठीक हो गया बॉस। अच्छा, कीर्ति वेंट टू पार्क, फिर दोबारा बच्चों लिखा हुआ पार्क है, तो ऐसा मत समझना कि सर दोनों पार्क, वो वाला पार्क नाउन है तो ये वाला भी पार्क नाउन नहीं बच्चों। ये वाला जो पार्क है बच्चों ये व्हाट का रिप्लाई है सेंटेंस में, और ये वाला पार्क जो बच्चों लिखा हुआ है ये वेयर का रिप्लाई है। किसका बच्चों, वेयर का। और बच्चों वेयर के रिप्लाई को हम क्या बोलते हैं, देखो बेटा एडवर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों, एडवर्ब। ध्यान से समझना मेरी बातों को। ये वाला जो हमारे पास रिप्लाई है वेयर का, और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। और हमें पता है एडवर्ब कांट बी अ सब्जेक्ट अलोन, अकेला एडवर्ब सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, इसीलिए बेटा ये सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आ सकता। इसका आंसर नॉट पॉसिबल हुआ। गेटिंग माय पॉइंट सर। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और नहीं बनने का रीजन बेटा ये था। ठीक, दूसरी बात जी, शी हैज अ कार। ये जो हैज लिखा है ना बच्चों ध्यान देना, ये हैज और ये हैव मैंने अपनी बेसिक क्लास में टेंस में पढ़ाया है। हैज, हैव, हैड के बाद अगर नाउन आ जाए तो बेटा ध्यान देना ये बन जाता है पजेसिव वर्ब। क्या बच्चों, पजेसिव वर्ब। और पजेसिव वर्ब बेटा याद रखना किसी पजेशन को बताते हैं, बिलोंगिंग को बताते हैं, ऑनरशिप को बताते हैं, ये किसी एक्शन को नहीं बताते। जो एक्शन नहीं तो वॉइस नहीं बेटा, इसलिए इसका भी आंसर नहीं बनेगा। ठीक है बॉस। ये क्वेश्चन देखते हैं इज। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि सर जब भी इज हो, एम हो और आर हो, वॉज हो और वर हो, ये अगर इनके बाद हमें दिख जाए एडजेक्टिव या फिर नाउन, वर्ब ना दिखाई दे, तो ये बन जाते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बच्चों, लिंकिंग वर्ब बन जाते हैं। और लिंकिंग वर्ब ध्यान रखना, इट शोज ओनली स्टेट एंड कंडीशन ऑफ अ सब्जेक्ट नॉट एन एक्शन। ये किसी एक्शन को नहीं बताते, तो एक्शन नहीं तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा बेटा। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, ये बिकेम आपको दिख रहा है सर वर्ब, लेकिन ध्यान रखना बच्चों ये बिकम है हमारा जो होता है, बिकम है, फील है, मैंने पढ़ाया हुआ टेंस में आपको। बिकम हुआ, बिकम हुआ आपके पास, लुक हुआ, सीम हुआ, अपीयर हुआ, रिजेंबल हुआ, ये सब बच्चों ईटीसी ये भी लिंकिंग वर्ब ही होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, लिंकिंग वर्ब होते हैं। और लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता क्योंकि किसी एक्शन को ना बता के ये किसी स्टेट को बताते बेटा। और पैसिव वॉइस के लिए एक्शन का होना बहुत जरूरी है, और एक्शन जिस पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट भी बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इसकी भी सर पॉसिबिलिटी खत्म। तो माय डियर लर्नर्स, ऑलवेज कीप इन योर माइंड व्हेन यू गो टू चेंज फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव कि सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसके बाद हमारे पास बच्चों ऑब्जेक्ट बट और whom हो। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए सर नेक्स्ट पेज पे आए। चलो, इसका नेक्स्ट पेज देखा जाएगा तो अब हम जो केस करेंगे वो करेंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले। कौन से बच्चों, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। ध्यान देना, हाँ बेटा, जिसमें क्या होंगे, डबल ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है बॉस। मैंने यहाँ पे लिए कुछ क्वेश्चंस लिख दिए। एक क्वेश्चन लिखा सर, वी इलेक्टेड हिम कैप्टन। दूसरा, शी गेव मी अ बुक। ये दूसरा हुआ।
अब ध्यान से देखना इन सेंटेंसेस के अंदर सबसे खास बात यह है कि इनके एक नहीं दो आंसर बन सकते हैं, एक नहीं दो आंसर बन सकते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले हमें समझना ये डबल ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों। डबल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ध्यान रखना, जो हमारे पास बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, टीवी, ठीक है बच्चों, टीवी जो होते हैं, जो ट्रांजिटिव हमने कहा ये दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं बच्चों मोनो ट्रांजिटिव, क्या होते हैं मोनो ट्रांजिटिव, मोनो मतलब इसके बाद कोई एक ही आएगा, एनी वन, एनी वन, या तो ये अपने बाद होम को ले ले और वट, इन दोनों में से किसी एक ही को अपने साथ रख सकता है। लेकिन एक होता है बच्चों डाई ट्रांजिटिव, क्या होता है बच्चों, एक होता है हमारे पास डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव में क्या होता है बच्चों, ये बोथ अपने साथ दोनों को रखता है, किसको बच्चों, दोनों को रखता है बच्चों, ठीक है, होम भी रखेगा और वट भी रखेगा, ठीक। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको ये और तरीके से समझाऊं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है बच्चों, एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा बच्चों हमारे पास क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं समझो बच्चों, ध्यान से समझना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो whom का रिप्लाई करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो what का रिप्लाई करते हैं। अगर मैं तुम्हें ये समझाने का काम करूं यहाँ पे कि इन दोनों में से हमारे लिए कंपलसरी कौन है, कौन हमारे लिए मैंडेटरी हो सकता है, अगर दोनों में से एक को हमें डिसाइड करना हो तो बेहतरीन तरीका देखो ये रहा जानने का। ये लिखा हुआ हमारे पास जो भी बच्चों ये whom का रिप्लाई है और ये लिखा हुआ हमारे पास जो भी है ये what का रिप्लाई है। अगर मैं इस सेंटेंस में, अगर बच्चों मैं इस सेंटेंस में से इसको हटा दूं, इसको हटा दूं तो क्या ये एक मीनिंग बन रहा है सर, ये अपने आप में एक एब्सर्ड मीनिंग हुआ, हाँ या ना बॉस। तो हमने फिर देखा अगर अब की बार इसको हटा दे बॉस तो मीनिंग बना सर, कहीं ना कहीं मीनिंग तो बनी गया अब ठीक ठाक, ठीक। तो इनडायरेक्टली हमने ये समझा कि किसी भी सेंटेंस के लिए जो मेन उसका ऑब्जेक्ट दोनों में से होता है वो होता है बच्चों व्हाट का ऑब्जेक्ट, क्या बच्चों, व्हाट का ऑब्जेक्ट होना मतलब व्हाट का रिप्लाई होना बहुत जरूरी है। अब एक बार आप इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है बेटा। हमने देखा कि अगर हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट के जो आंसर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक बार चलो इनके आंसर भी बना के देखते हैं, ठीक बेटा। और चलो ध्यान देना, ये भी था, चलो इसके आंसर बना के देखते हैं बच्चों। इसके याद रखना दो आंसर बनेंगे बेटा, दो आंसर। पहला आंसर क्या बनेगा, हम हिम को आगे ले आएंगे, ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय, क्या है हमारे पास, बाय अस है, अस, ठीक है भाई। हमने क्या किया बच्चों इसमें, जो हमारे पास ये होम का रिप्लाई था इसको हमने पहले लिख दिया और वट वाले को बाद में। एक आंसर तो ये बन गया कि होम पहले आ गया, हमने वट को वहीं छोड़ दिया, ठीक। दूसरा इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, अब की बार वट को पहले ले आओ, कैप्टन वॉज इलेक्टेड टू, कैप्टन वॉज इलेक्टेड टू हिम बाय अस। अब ऐसा क्यों हुआ कि हमने यहाँ पे टू लगाया सर, इसी खेल को समझाना आपको, यही यहाँ पे समझना था, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा एक ऑप्शन में टू नहीं देगा, ध्यान देना, ठीक है बच्चों। तो बच्चे वहां भूल जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये डाउट इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ आपका। एक्चुअल में जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सेंटेंस का, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर whom होता है और फिर what होता है। अब यही स्ट्रक्चर क्यों फॉलो हुआ इसको समझो बेटा, यही स्ट्रक्चर क्यों फॉलो हुआ, क्योंकि whom जो है ना बच्चों, whom ध्यान से समझना, whom जो बच्चों हमारे पास होता है ये होता है लिविंग, क्या होता है बच्चों, लिविंग होता है। और what क्या होता है बच्चों, नॉन लिविंग होता है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि लिविंग का ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो सकता है पर नॉन लिविंग का ऑब्जेक्ट लिविंग नहीं हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट सर, लिविंग का ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो सकता है
पर नॉन लिविंग का ऑब्जेक्ट लिविंग नहीं हो सकता है, तो सीक्वेंस यही रहेगा। लेकिन जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा ये वाला, शी गेव मी अ बुक, हूम पहले और व्हाट बाद में। लेकिन इसी तरीके से एक बात और याद रखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अगर हम व्हाट को पहले लगा दें तो हमें इस सिचुएशन में बेटा हमें यूज करना पड़ेगा टू। टू ये क्यों लगाया गया ये मैं आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद आएगा बच्चों हूम। टू बच्चों यहाँ पे लगाने का जो बेसिक और मेन रीजन वो ये है कि टू एक रिलेटिव वर्ड है, मतलब एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन क्या करता है, दो वर्ड्स को रिलेट करता है। यहाँ पे जो होम के साथ एक टू लगा है, ये बताने का काम कर रहा है कि ये व्हाट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्या बच्चों, ये इस व्हाट का ऑब्जेक्ट ना होकर ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो प्लेसमेंट है इस वर्ब के बाद है। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये दो क्वेश्चन हमारे इस स्टेटमेंट के इस दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एग्जाम में दरअसल होता क्या है, जो पेपर सेट करता है वो क्वेश्चन तो आपको ये देगा सर, लेकिन आंसर इसका बना के दे देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना बेटा। अगर आपके पास लिविंग पहले है, क्या बच्चों, लिविंग पहले है आपके पास, लिविंग पहले से इसका आंसर बना देते हम। अगर लिविंग पहले हुआ हमारे पास, क्या बच्चों, लिविंग पहले होगा हमारे पास, होम का रिप्लाई पहले होगा, तो उसमें बच्चों टू मत लगाना। पर अगर हमारे पास व्हाट का रिप्लाई पहले होगा तो टू जरूर लगा देना। इस आंसर से समझते हैं दोनों आंसर बना के इसके। पहले हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे लिविंग को पहले कर लिया, तो आई वॉज गिवन अ बुक, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, एक हो गया। दूसरा फिर हमने अ बुक नॉन लिविंग को पहले रख लिया, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये बेटा वॉइस में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां तक सबको समझ में आया सर? तो मिलेंगे फिर आपसे एक अगली वीडियो में, जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ और एडवांस लेवल, एडवांस टाइप के क्वेश्चंस बेटा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। कुछ पूछना, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।